बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अपन ने जेनेटिक्स शुरू कर रखा है जो कि फर्स्ट ग्रेड और आपके सेकंड ग्रेड दोनों में काम आएगा। जेनेटिक्स के अंतर्गत एक जनरल परिचय साधारण था, अपन ने जान लिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था अपन ने। जब जेनेटिक्स की बात आती है तो अनुवांशिकी के पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल का नाम जरूर आता है, तो उन्हीं का परिचय से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। मेंडल का जीवन परिचय व उसके प्रयोग। देखो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, कुछ रटने का नहीं है यहाँ पे। मेंडल है जॉन मेंडल, इनका नाम है। 1822 में इनका जन्म हुआ, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। 1822 से 1884 तक का इनका क्या है, जीवन काल है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। हालांकि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो जिसने जीन शब्द दिया था, बेटसन 1905, उसको बोला गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। 1822 में मोराविया नामक गांव, जो अब जो है चेकोस्लाविया में है, में हुआ। जाति से क्या है ये, क्या थे, माली समाज के थे, माली परिवार में हुआ था इनका। 1843 में ऑस्ट्रिया का बुर्नो, या कई जगह बुर्न भी बोलते हैं, सिटी में, अब जो ऑस्ट्रिया का बुर्नो बोलते हैं और अब जो है चेकोस्लाविया का बुर्नो सिटी है, शहर है, में पादरी के रूप में, मठ में क्या है, मठ में पादरी के रूप में कार्य किया। चीजें जुड़ेंगी देखो एक साथ। अभी कार्य किया जहां पर इन्हें ग्रेकर की उपाधि मिली। तो अब इनका नाम क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। कई बुक्स आपको जॉन ग्रेगर मेंडल भी बताएंगी, कोई विशेष बात नहीं, कोई इस तरह से कोई सवाल नहीं आएगा। 1857 से 1865 तक लगभग 8 वर्षों में मठ में उद्यान मटर पर अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। कब से कब तक, 1857 से लेकर 1865 तक 8 वर्षों में उन्होंने क्या किया, प्रयोग किए। प्रयोग करने से दौरान यहाँ से जब ये पादरी बने थे, उस समय इनके मन में कभी विचार आते थे कि कैसे नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही लगता है, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही लगता है, कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है इन पेड़ के अंदर जो कि बीज में जाती है और वो बीज से फिर आगे नई जब पीढ़ी बनाती है तो ऐसे कैसे लक्षण लेके आती हैं। कोई न कोई ऐसा लक्षण ज़रूर है इसके अंदर, कोई न कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, कोई न कोई ऐसा तत्व ज़रूर है जिन्हें बाद में कारक कहा गया। उन्हीं कारक को बाद में जीन कहा गया। आज है जीन का नाम तो 1905 के बाद में पता चला, बाकी उससे पहले कारक शब्द आया था। कारक से पहले भी तत्व कोई ऐसा तत्व है जो इनको इस एक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई तत्व जिम्मेदार है और उसके आधार पर उन्होंने फिर क्या किया, प्रयोग करना शुरू किया। प्रयोग करने के लिए इनके पास ये मठ में थे। अब मठ में कोई ज़्यादा जगह नहीं है, बाहर थोड़ी बहुत जगह थी, तो उन्होंने सोचा कैसे किस
पौधे पर प्रयोग किए जाएं तो अनायासी और संयोगवश बोल दो। अलग अलग पौधों के बारे में सर्च कर रहे थे, तीसरे चौथे नंबर पर इनके मटर का पौधा हाथ लगा। उस समय इनको नहीं पता था कि मटर के पौधे पर मेरे को प्रयोग करने हैं। ये प्रयास कर रहे थे, एक आधा प्लांट और भी ध्यान में आया, लेकिन सबसे सफल जो चीज़ें आई वो मटर के सामने आई, क्योंकि मटर से इनका काम हो रहा था, मटर पे एक्सपेरिमेंट करके। क्योंकि इनके पास जगह कम थी, मटर का पौधा कम जगह लेता है, इनको कम समय में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने थे। तो मटर का पौधा तो 1 वर्षीय है, 1 साल में तो आपकी इसकी 2 फसल 3 फसल ली जा सकती है। इनको ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी कोई हाइट ज़्यादा नहीं हो, तो मटर का पौधा छोटी हाइट का ही होता है, 3-4 फुट 5 फुट। इनको ऐसा प्लांट चाहिए था जो कि बाइसेक्सुअल हो, जिसमें नर मादा दोनों हो। इनको ऐसा प्लांट चाहिए था जिसमें नर को या मादा को हटाकर इमस्कुलेशन प्रक्रिया के द्वारा, विपुंसन की प्रक्रिया के द्वारा किसी अलग अलग जो पादप हैं उनमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। मतलब स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता हो, ऐसा इनको पादप चाहिए था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। सवाल ये भी होता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। आप सबको पता है, कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लेना चाहिए। आप इन्हीं वीडियो से इसी लाइन से लिख लेना, ये नोट्स में आ जाएगी बात। अब देखो, प्रयोग किए लगभग 30,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए। लगभग 34 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया और 14 विपर्यासी लक्षण, या बोल सकते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए इन वर्षों के दौरान, 57 से 65 के दौरान। ठीक है जी, प्रयोग कर लिए। करने के बाद ब्राउन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्राउन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने अपने प्रयोग प्रस्तुत किए। कब? 8 फरवरी से 8 मार्च 1865 इनके सामने रखा। ये ब्राउन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है, इसको अपने सामने रखा, इसके सामने रखा कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, बताया उनको, और इन एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करवाया, प्रस्तुत किया 1865। ठीक है, अब देखो आगे। प्रस्तुत करने के बाद में 65 में काम हो गया, प्रस्तुत कर दिए। 1866 में इसी सोसाइटी के में ये प्रयोग प्रकाशित करवाया इसी सोसाइटी में, और इनकी एक वार्षिक पत्रिका निकलती है सोसाइटी की। वार्षिक पत्रिका में शीर्षक रखा गया एक तरीके से, पादपों में संकरण के प्रयोग। इंग्लिश में बोले तो एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादपों में संकरण के प्रयोग के नाम से वार्षिक पत्रिका में शीर्षक के नाम से प्रकाशित करवाया।
ठीक है, प्रकाशित करवाया। ठीक है, करवा दिया। 1866 में इन्होंने क्या कर दिया, प्रकाशित करवा दिया और करवा ही दिया, बाकी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट को उस समय कोई बढ़िया सहूलियत नहीं मिली, प्रोत्साहन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेंडल के अधिकतर प्रयोगों में गणित का प्रयोग था और उस समय लोगों के गणित इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, गणित थोड़ी ऊपर से जाती थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? दूसरे बड़ा कारण था उस समय जाति की उत्पत्ति नामक बुक का जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जाति की उत्पत्ति नामक बुक लोगों के सामने एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा आई थी। लोगों को उस बुक को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी हो रही थी। डार्विन की बुक थी कि जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, वो थ्योरेटिकल भाग था, इसलिए लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसके चक्कर में मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट को लोग भूल गए। ठीक है, कब से कब तक चला ये काम 1866 में हुआ, लोग भूल गए। 34 और भूलने के बाद 1866 में प्रकाशित करवा दिया, लोग भूल गए, इन्होंने डाल दिया। मेंडल को नहीं पता था कि भाई ठीक है, अपने प्रयोगों को कोई महत्व नहीं मिला। और 1884 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसा बोल सकते हैं लगभग 34 वर्षों बाद, प्रकाशित के 34 वर्षों बाद और मृत्यु के 16 वर्षों बाद 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने भी मेंडल के जैसे प्रयोग किए और वो पत्रिका में प्रकाशित करवाए। उनको नहीं पता था कि मेंडल ऐसे प्रयोग करके गया है, इन्होंने पत्रिका में प्रकाशित करवाए और उनका जो लेना देना था, उन एक्सपेरिमेंट का जो संबंध था, वो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे मेंडल बताया गया वही बात है। हालांकि उन्होंने अलग अलग प्लांट पर काम किए थे। वो 3 वैज्ञानिक थे। एक थे आपके हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, 2 नंबर जर्मनी के कार्ल कोरेंज और आपके ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉक। इन्होंने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रकाशित करने के लिए भेजे। कब? 1900 के अंदर। तब जाकर पता चला कि ये बात आज जो आप 1900 बता रहे हो, आज के 34 साल पहले 1866 में मेंडल बता के चला गया है। हालांकि इनके प्रयोग मटर पे नहीं थे, इनके अलग अलग प्लांट थे, जानने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए 1900 में फिर मेंडल को क्या मिला, इन्हीं की पुनः पुनः खोजों के आधार पर मेंडल को क्या मिली, आपके आनुवांशिकी का जनक नामक उपाधि क्या मिली, मेंडल को मिली। कब? इन 3 वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के पुनः खोज के साथ। इनके भी आनुवांशिकी पर थे। इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्या है, मेंडल का जीवन परिचय है। आगे देखो, मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया। मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मैंने थ्योरेटिकल आपको बातें बता दी। पौधा कम स्थान घेरता है, आसानी से चाहो तो गमले में भी उगा सकते हो, जीवन अवधि कम है, वार्षिक प्लांट है, एनुअल प्लांट है, 1 साल में 2-3 स्पीसीज तैयार की जा सकती हैं, 2-3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, हाइट कम हो गई, द्विलिंगी पादप है, स्वपरागण होता है, पर परागण करवाया जा सकता है और एक ही पौधे में कई विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। वो देखेंगे अभी 7 जोड़ी कौन से थे, पर कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ शब्दावली आएंगी। अपन मेंडल की चीज़ों को पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को पहले थोड़ा सा अपन देख पाते हैं, उनको देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। देखो, 1 नंबर पर आता है कारक। कारक का मतलब क्या हो गया, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप है ना इनके अर्थ बताता जाऊंगा, आप मैं बोलूँ उस लैंग्वेज को बोझ करते हुए लिख लेना, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कारक का मतलब हुआ ऐसा कोई तत्व है, वह तत्व है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाता है।
इनको क्या कहा गया? कारक कहा गया। बाद में इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को जीन कहा गया। तो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कोई तत्व को क्या कहा गया? यहाँ पर कारक कहा गया। आगे चलकर इनको क्या कहा गया? जीन कहा गया। 2 नंबर पर बात आ गई जीन की। तो डीएनए का ऐसा छोटा टुकड़ा, डीएनए का ऐसा छोटा खंड जो किसी निश्चित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। मान लो ए नाम का जीन है, वो अपनी बॉडी में त्वचा के लिए जिम्मेदार है, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है। तो अब ए त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन आएगा, इसका मतलब ए जीन में कोई न कोई चेंजेस आ रहा है। कोई भी XYZ। ई जीन है, मान लो अपनी आंख के कलर के लिए जिम्मेदार है। मेरी बोली चाली के लिए कोई अलग जीन जिम्मेदार है। मेरे बैठने खाने पीने इन सब के लिए, मेरे जो रहन सहन तरीका है, मेरी सोच है, उनके लिए, सबके व्यक्ति के सभी कामों के लिए, सारे के सारे कामों के लिए पर्टिकुलर जीन जिम्मेदार होते हैं। तो जीन का मतलब क्या हो गया? डीएनए का विशिष्ट खंड जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार है। ये क्या हो गया? जीन हो गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाले तत्व। बाद में क्या बोल दिया? इनको जीन बोल दिया। ठीक है, 2 शब्द आ गए। तीसरा है युग्म विकल्पी। ठीक है, या बोल सकते हैं इनको एलील, या बोलते हैं एलिलोमॉर्फ। ऐसा बोल सकते हैं कोई भी जीन, कोई भी कारक या जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्प। ठीक है, जैसे मटर के पौधे की लंबाई या ऊंचाई के लिए जीन कौन सा है? टी जीन। ठीक है, लेकिन इसके जोड़े में होगा तो 2 या 2 से अधिक विकल्प, तो ये युग्म विकल्पी है। फिर ये क्या है? युग्म विकल्पी है। जीन का नाम टी है, पर कैपिटल टी जोड़े में हुआ तो लंबा पौधा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो लंबा पौधा हुआ, स्मॉल टी हुआ तो क्या हुआ? बोना पौधा हुआ। ये क्या है? इसके युग्म विकल्पी हैं, जोड़े हैं, एलील हैं। इसी प्रकार से मानव में ब्लड ग्रुप के लिए, मानव में ब्लड ग्रुप के लिए जीन जिम्मेदार कौन सा है? आई। पर इसके अलग अलग युग्म विकल्पी हैं, IA, IB, IO, ये युग्म विकल्पी हैं। इसके भी युग्म विकल्पी देखा जाए ना तो इसके युग्म विकल्पी T और ये T इसके युग्म विकल्पी हैं, एलील हैं इसके। एलील फिर जोड़े में मिलेंगे। ठीक है, ये वाले साथ रहेंगे। तो ये इस जीन के 3 युग्म विकल्पी हो गए, IA, IB, I0। तो कंडीशन क्या हो सकती है? इसमें कंडीशन हो सकती है IA हो, रहेंगे जोड़े में ही, IB, IA हो, I0, IA हो, या और जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ब्लड ग्रुप में, आपने सबने जान लिया था। ये क्या है? युग्म विकल्पी हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एलील बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लक्षण। अभिव्यक्त होने वाला, अभिव्यक्त लक्षण होने वाला लक्षण। जैसे मान लो पौधे का या पुष्प का रंग, बीज की आकृति, ये क्या है? ये लक्षण। अब लक्षण के अंदर भी प्रभावी गुण, ऐसा युग्म विकल्पी जो अपना प्रभाव दिखाए उसे प्रभावी गुण कहते हैं।
या प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये कब है, कब कंडीशन में, विषम युग्मजी कंडीशन में। जैसे मान लो ये वाली कंडीशन है तो पौधा क्या होगा, ये तो लंबेपन के लिए जिम्मेदार है जीन कारक, या जिसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं युग्म विकल्पी। ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये आपके जिम्मेदार है बोनेपन के लिए। लेकिन दोनों साथ आ गए तो इसने अपना प्रभाव दिखाया, पौधा कैसा लगा, लंबा लगा। लंबा लगा इसका मतलब इसने अपना प्रभाव दिखाया, इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। ऐसी परिस्थिति में जो ये गुण है वो क्या है, प्रभावी हो गया। 6 नंबर पर क्या लिख दोगे, अप्रभावी गुण। ऐसा ही गुण जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये भी विषम युग्मसी कंडीशन के अंदर ही है। तो ये वाला तो क्या हो गया, अप्रभावी में आ जाएगा, और ये वाला क्या आ गया, प्रभावी में आ गया। मतलब ऐसा गुण जो अभिव्यक्त नहीं हो पाता अप्रभावी गुण है, जो गुण अभिव्यक्त हो जाता है वो क्या है, प्रभावी गुण है। सिंपल बहुत सरल चीजें हैं। ये यूनिट तो आप वीडियो देखते देखते याद कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा बाद में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एकदम वीडियो देख के और इसको क्लियर कर देना है। आगे देखो, एक होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप है ना, आंखों से देखने पर दिखने वाले लक्षण। ठीक है, ये पौधे हैं, जैसे ये मान लो जीन का प्रारूप आया, पर अपने को केवल दिख रहा है कि ये पौधा लंबा है, ये लंबा है, ये बोना है। तो अपने को पेड़ को देखने पर क्या लगता है, अपने को 2 चीजें दिखती हैं, लंबा और बोना। अपने को नहीं पता अंदर क्या चीज है, जीन कैसा है, ये भी लंबा ये भी लंबा है। आप ये नहीं बता सकते कि इसमें जीन टी है या यहाँ पर जीन टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, या दोनों कैपिटल टी है, ये नहीं पता चलता। केवल पता चलता है क्या, लंबा और बोना। तो ऐसे लक्षण जैसे लंबा, बोना, गोल, जूरीदार, ये क्या हैं, लक्षण प्रारूप हैं।